गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अभी हमने हमारी जो सेकंड यूनिट है उसको कंप्लीट किया है। अभी हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप सभी लोग हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, थर्ड यूनिट। इससे पहले आपने जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें स्टडी किया था कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है, क्लियर, तो उस समय उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होती है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते थे, जिसके कारण अगर कोई दूसरा चार्ज आता था, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उस चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लगता था। अभी जो हमारी यूनिट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो है कि अगर एक चार्ज रेस्ट के बजाय अगर मोशन में है, क्लियर, जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उस समय भी उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है और उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, क्लियर। सबसे पहले आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, लिखो, इट इज ए फील्ड अराउंड ए मूविंग चार्ज और current carrying conductor in which its influence can be experienced, क्लियर। देखो, अभी जैसे जब कोई चार्ज स्टैटिक पोजीशन में था, ये चार्ज रेस्ट में था, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड थी जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। यहाँ पर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा जो कि अगर नेगेटिव होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल कर देगा। यानी ये जो स्पेस है जिसके अंदर इस चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। अभी हमारे पास चार्ज जो है वो रेस्ट में नहीं है, चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। यानी अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या है? जो चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के चारों तरफ एक स्पेस होगा जिसके अंदर इसका जो इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, वो हमें देखने को मिलेगा। इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से, क्लियर। अभी इसके बाद हमारे पास आता है ओयरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, ओयरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग में अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए बी, और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया या एक हमने की लगा दी। ओयरेस्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो क्या बताता है हमें कि भाई कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये बात ओयरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले सामने आई थी। ओयरेस्टेड से पहले एक इटालियन फिजिक्स थे, उन्होंने ये बताया था कि भाई कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उन्होंने इस चीज को एक लोकल न्यूज में भी दिया था, लेकिन उनको 1802 में उस बात पर कोई गौर नहीं किया गया था। उसके बाद 1820 में 1820 में एक साइंटिस्ट आए थे ओयरेस्टेड,
उन्होंने हमें ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले हम ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखो, अब ये हमारे पास एक करंट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे ओयरस्टेड, वो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल थी। अब ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अब आपको पता है कंपास सभी ने देखा हुआ है, क्लियर। मैग्नेटिक नीडल के दो फेस होते हैं, अभी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्लियर। करंट जैसे ही आप इस नीडल को, अभी ये रेस्ट में है, क्लियर, जैसे ही आप इस की को क्लोज करते हो, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, करंट फ्लो हुआ ए टू बी। जैसे ही करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा, जो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। हमें ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्लियर। हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, क्लियर। तो जैसे ही आपने की को क्लोज किया, जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, फर्स्ट केस। अब सेकंड हम क्या किया कि ये जो हमारे पास कंडक्टर था ए बी, इसके अंदर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब यहां पर हमने मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है और जो करंट पहले ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था, अब हमने उसको बी से ए की तरफ फ्लो करा दिया। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, बैटरी जो है उसको पलट देना है। अब देखो, जैसे आपने की को क्लोज किया, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ बी से ए की तरफ। पहले जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा था तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आपको ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्लियर। ये दो पॉइंट आपके पास स्टार्टिंग में, जब आप किसी भी कंडक्टर में करंट साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में फ्लो कराएंगे तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट होगा, फर्स्ट केस। ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, क्लियर। ये हमारे पास ये जो हमारा ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट है इसके ऑब्जर्वेशंस है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको ये समझ आया। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि अगर हम क्या करें, ये जो वायर है, जो वायर आपने मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखी हुई है, अगर आप वायर को मैग्नेटिक नीडल के नीचे ले आएंगे तो भी जो डिफ्लेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्लियर। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल रिवर्स इफ वी प्लेस द करंट कैरिंग वायर बिलो द कंपास नीडल, क्लियर। जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है कि अब जैसे ये कंडीशन है और हम की को ओपन कर दे, यानी कि जो करंट है अगर हम उसको वेनिश कर दे, करंट को ऑफ कर दे, स्टॉप कर दे, तो ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे चार ऑब्जर्वेशन थे जो कि हमने इस ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किए। और इसके बाद आता है रिजल्ट कि ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि भाई एक जो मैग्नेट है वो तभी डिफ्लेक्ट होती है जब उसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेट रखी हो या फिर ये मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कंपास नीडल है ये किसी मैग्नेट के पास नहीं रखी हुई है, लेकिन ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी वजह से ये जो हमारी कंपास नीडल है जो कि एक मैग्नेट है, इसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहां से जो रिजल्ट आता है
ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट का, वो क्या है कि according to Oersted experiment we observe that a current carrying conductor always have a magnetic field around it. क्लियर। इसके बाद हम यहाँ से स्टडी करते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसके डायरेक्शन को, कंपास निडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो रूल है। फर्स्ट है स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है, क्लियर, और ओ का मतलब ये है हमारा एस एन, क्लियर। अभी ओ का मतलब है कि जो वायर है, वायर इज प्लेस्ड और मैग्नेटिक निडल, ठीक है। वायर जो है वो आपने निडल के ऊपर रखी हुई है। तो जो नॉर्थ पोल है, डब्ल्यू का जो मतलब है यहाँ पर वो है कि जो नॉर्थ पोल होगा निडल का वो डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज स्नो रूल, क्लियर। अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, इफ current flowing in a wire in direction south to north and wire is placed over magnetic needle, then north pole of magnetic needle deflect towards west, क्लियर, ठीक है। ये हमारा स्नो रूल था। एक दूसरा रूल भी होता है जिसकी हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो, और वो रूल है हमारे पास एम्पियर स्विमिंग रूल। सेकेंड जो रूल है वो है एम्पियर स्विमिंग रूल। देखो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या है। एम्पियर स्विमिंग रूल, अगर हम ये लेकर चले कि यहां पर एक आदमी है जो कि स्विमिंग कर रहा है, क्लियर। इफ वी अज्यूम दैट ए मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट सच दैट current enter through his legs and exit through his head, then the direction of flow of या direction of deflection of north pole of compass needle towards his left hand, क्लियर। अगर एक आदमी स्विमिंग कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, और जो वायर है, फिर से वही रूल है कि भाई वायर जो है वो आपने कंपास निडल के ऊपर रखी हुई है, तो जो कंपास निडल का नॉर्थ पोल है वो उस स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख रहे हैं ये इसका लेफ्ट हैंड है, क्लियर, और डिफ्लेक्शन भी उधर ही हो रहा है। इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ देखो ये स्विमर है हमारे पास, क्लियर, ये इसका लेफ्ट हैंड है, भाई अभी ऐसे स्विमिंग कर रहा है, क्लियर, तो ये लेफ्ट हैंड है। तो देख सकते हैं यहां से कि जो निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो इस बार फिर से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये दो हमारे पास रूल्स हैं जिनसे आप ये डायरेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बायोट-स्वार्ट्ज लॉ। हेडिंग डालें, देखो भाई बायोट-स्वार्ट्ज लॉ क्या होता है हमारे पास। इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझो कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसमें क्या था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्लियर, फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई, क्लियर। तो सिंपल है कि अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैं इस कंडक्टर से किसी भी साइड में एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया, क्लियर। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्लियर। भाई इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी।
तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ दिया गया है, बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्लियर? ये लॉ क्या कहता है कि भाई इस पॉइंट पर अगर मैं इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, देखो ये मैंने इस कंडक्टर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मान लिया कि पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है वो है हमारे पास कैपिटल एल। क्लियर? मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ हमने कितनी ले ली, डी एल। क्लियर? और ये जो एलिमेंट है जिसकी लेंथ है डी एल और इसके अंदर भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, तो इसको हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। ये जो आई डी एल है ये है हमारे पास करंट एलिमेंट। क्लियर? अब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से भी इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हम ये मानकर चलते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डीबी। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ना पी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस करंट एलिमेंट से वो है हमारे पास आर। क्लियर? और करंट, और ये अगर मैं इस तरीके से ये करंट की डायरेक्शन मानकर चलूं स्ट्रेट, तो ये करंट और पोजीशन वेक्टर के बीच जो एंगल है वो है हमारे पास थीटा। क्लियर? अब देखो एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो पी पॉइंट है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। थर्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट है पी पॉइंट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। एंड फोर्थ वन, मैग्नेटिक फील्ड is inversely proportional to the square of the position vector, or you can say square of the distance between current element and the point of observation. क्लियर? तो यहां से हम अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ को कलेक्ट करें तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, dB is directly proportional to IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अभी ये तो वो फैक्टर्स थे जो न्यूमेरिकली आपके पास हैं, इनके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो फैक्टर्स पर और डिपेंड करती है। सबसे पहले मीडियम बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर है, एयर है, वैक्यूम है। क्लियर? दूसरा, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। क्लियर? कि भाई जो फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। क्लियर? एक तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच मीडियम क्या है, दूसरा आप सिस्टम ऑफ यूनिट क्या लेकर चल रहे हैं। क्लियर? अगर ऐसा ही सिस्टम था तो आपके पास वैल्यू आई थी 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, और सीजीएस सिस्टम के अंदर उसकी वैल्यू 1 थी। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम मीडियम वैक्यूम मानकर चले और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो अगर ऐसा ही सिस्टम मानकर चले तो उस समय जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस के की जो वैल्यू है वो हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी ये म्यू नॉट क्या है, जिस तरीके से आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरीके से ये जो म्यू नॉट है ये हमारे पास है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अब इसके जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 10⁻⁻⁷। इसके यूनिट आप दे सकते हैं यहां से। मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है
वो हमारे पास होगी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो यहां से जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी जो यूनिट है वो आप क्या दे सकते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो हो गई टेस्ला। आर और ये डीएल मीटर स्क्वायर और मीटर, एक मीटर उधर चला जाएगा, देन टेस्ला मीटर पर एम्पियर, करंट उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? तो ये यूनिट आप दे सकते हैं के के लिए, यानी के की जो वैल्यू है वो होगी 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है, यहां से आप बायोट-सावर्ट्स लॉ को कंप्लीटली लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यहां से अगर हम ये लेकर चले कि हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है, वायर की लेंथ है 1 मीटर, उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर, और जो एंगल है पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में वो है 90 डिग्री। क्लियर? यानी आप इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या बचेगी ओनली, अच्छा जो आर की वैल्यू है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पर ही हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। ये केस है हमारे पास भाई, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी एक्स वाई हम लेकर चल रहे हैं कितना 1 मीटर, करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, इस पूरी वायर की वजह से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। क्लियर? या फिर हम यहाँ पर ये भी मान सकते हैं ये जो छोटा सा एलिमेंट है हमारा करंट एलिमेंट डीएल, ये हम लेकर चल रहे हैं 1 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पर थीटा आप देख सकते हैं 90 डिग्री हो गया। क्लियर? अब जो आर है ये डिस्टेंस, ये भी हम 1 मीटर लेकर चल रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू करंट 1 लेंथ 1 साइन 90 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आई 10⁻⁻⁷। क्लियर? यानी कि अगर हम यहां से 1 टेस्ला को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला इज मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स। देखो ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इसको अगर मैं 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 टेस्ला। क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला is defined as the 10⁻⁷ times the magnetic field at a point from a current carrying conductor in which unit current is flowing perpendicular to the distance of the position vector। तो यहां से हमने 1 टेस्ला को डिफाइन किया। इसके बाद हमारे पास आता है कि बायोट-सावर्ट्स लॉ और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब लॉ था इनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्लियर? इसको मैं रफ कर देता हूं। डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब देखो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या है, according to Coulomb's law force is equals to, yeah, force is directly proportional to
चलो इसी को लिख देते हैं, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो बायोट-श्वार्ट्ज लॉ है वो क्या कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू K आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस की। अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की तो सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है वो क्या है कि दोनों आप देख रहे हैं, दोनों जो लॉ है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों ही हमारे जो रूल्स हैं वो ओबे करते हैं। सेकंड, दोनों जो है वो लॉन्ग रेंज है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर तो भी आप फाइंड आउट करेंगे, और दो चार्ज पार्टिकल्स दूर दूर रख दो तब भी उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। यानी कि दोनों ही जो है वो क्या है, लॉन्ग रेंज है, दोनों की जो रेंज है वो लंबी है। अच्छा, तीसरा, दोनों डिपेंड करते हैं किस पर, मीडियम पर, ठीक है। दोनों जो हमारे रूल्स हैं इनके लिए जो मीडियम का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये तो थे हमारे पास सिमिलैरिटी। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले भाई कूलम्ब्स लॉ किसकी वजह से ओबे हो रहा है, चार्ज की वजह से। अब चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पर बायोट-श्वार्ट्ज लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, इस करंट एलिमेंट की वजह से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम बात करें कि भाई जो कूलम्ब्स लॉ है इसके अंदर जो सोर्स है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। कूलम्ब्स लॉ में सोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बायोट-श्वार्ट्ज लॉ में जो सोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर हम डिफरेंस देखें तो कूलम्ब लॉ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, जैसे अगर हम बात करें ये दो चार्जेस हैं इनके बीच में, अब ये दोनों या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों की जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल, इसी के अलोंग लगेगा, चाहे आगे की तरफ लगे चाहे इस डायरेक्शन में लगे। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ये तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग था, अगर बायोट-श्वार्ट्ज लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये करंट एलिमेंट, यहां पर हमने ये करंट एलिमेंट ले लिया, अब इससे यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्लियर। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको देंगे। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्वेचर ऑफ फिंगर, ये क्लियर, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो आपका पी पॉइंट है वो अगर राइट साइड में है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगी, अगर लेफ्ट साइड में होता तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होती, ऊपर की तरफ, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड आउटवर्ड। अभी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड बट इनवर्ड, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन होता है। कूलम्ब्स लॉ के केस में जो रिजल्ट है वो अलोंग द लाइन है, लेकिन बायोट-श्वार्ट्ज लॉ के केस में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग
पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है जो कि हमने स्टडी किए। क्लियर। अभी देखो ये जो हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ के अंदर ये जो हमारी फॉर्मेशन आई है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हो? अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं सिंपल के आई डी एल। अच्छा, मैं आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आर से डिवाइड कर देता हूँ, तो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, यानी कि हम कह सकते हैं कि dB इज इक्वल्स टू के। अब देखो आई डी एल और देखो करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा करंट एलिमेंट है और ये पोजीशन वेक्टर, दोनों के बीच ये एंगल था थीटा। तो आपको पता है जब साइन थीटा आता है तो इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट, अगर कोस थीटा आता तो डॉट प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं के आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्लियर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि ये जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है इसके लिए अगर हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है, तो हम ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, या हम ये मानकर चले कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा हुआ है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसके अंदर करंट भी फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, और करंट है हमारे पास मान लिया 8 एम्पियर। क्लियर। अब ये साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। क्लियर। अब यहां से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें क्या करना है कि इस करंट एलिमेंट का एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये हमने एक इसका एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, जो डीएल है वो आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इस एलिमेंट की वजह से आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन आपको दी हुई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पॉइंट है पी। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दी है तो आप इस चीज को मानकर चले जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें दी हुई है कितनी 1 मीटर, आर की वैल्यू हमें दे दी 1 मीटर। यानी कि इस टाइप से अगर आपको सवाल मिला कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऑल वैल्यूज आर गिवन टू यू। 10 raised to power minus 7, आई की वैल्यू 8 एम्पियर इनटू लेंथ dl 1 सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 raised to power minus 2 इनटू साइन 45, क्लियर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी कि 1। ऑल वैल्यूज आर गिवन टू यू, यू कैन सॉल्व दिस। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमने स्टडी किए। कल हम इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।